क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। सर्व शिक्षा अभियान किस साल लॉन्च किया गया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2000 2001, दूसरा ऑप्शन 2001 2002, तीसरा ऑप्शन 2002 2003 और चौथा ऑप्शन 2004 2005। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2001 2002। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान इंडिया में जब लॉन्च हुआ, मतलब इंडिया द्वारा, इंडिया में इंडिया के लोगों के लिए जब लॉन्च हुआ, सारे मतलब मिनिमम क्लास 8 तक पढ़ाई, प्राइमरी एजुकेशन तो मिलनी चाहिए ना सबको। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में भारत में लॉन्च हुआ था, ताकि हमारी जो 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी जो लिटरेसी रेट है दैट इज 74.5%, वो बढ़ करके 100% हो, हर एक इंसान पढ़ा लिखा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन 41 था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैश मेजर अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड फॉर द वीक इवन इफ एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ डे ड्यूरिंग दैट वीक। मतलब कि इन चार स्टेटस दिए हुए हैं, इन चारों में से एक ऐसा स्टेटस मेजर है जिसके हिसाब से अगर एक व्यक्ति एक हफ्ते में एक दिन के लिए भी एम्प्लॉयड हो जाता है ना, तो उसे हम एक हफ्ते का एम्प्लॉयड कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड फॉर द वीक इवन इफ एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ डे ड्यूरिंग दैट वीक। सिर्फ एक दिन अगर उसने हफ्ते में काम किया तो उसको पूरे हफ्ते का हम बोल सकते हैं कि हम बोल देते हैं कि वो पूरे एक हफ्ते तक एम्प्लॉयड रहा। तो ये कौन सा मेजर है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है करंट वीकली स्टेटस, दूसरा ऑप्शन है यूजुअल स्टेटस, तीसरा ऑप्शन है करंट डेली स्टेटस और चौथा ऑप्शन है करंट ईयरली स्टेटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए करंट वीकली स्टेटस। अब मैं सेंटेंस रीड करता हूं। अकॉर्डिंग टू करंट वीकली स्टेटस मेजर अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड फॉर द वीक इवन इफ एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ डे ड्यूरिंग दैट वीक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एसडीआर रिफर्स टू। आपको मालूम है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपने मेंबर नेशंस, जो उसके 189 मेंबर नेशंस हैं, उनको एक राइट देता है जिसे एसडीआर बोलते हैं। अब ये पूछ रहे हैं एसडीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो पहला ऑप्शन है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, दूसरा ऑप्शन है स्पेशल डिपॉजिट रिसिप्ट्स, तीसरा ऑप्शन है स्पेशल ड्रॉप रोटेशन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो स्पेशल डिपॉजिट्स रिसिप्ट्स है ना, ये एक्चुअली में आईडीआर, एडीआर और जीडीआर होता है ना, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। स्पेशल डिपॉजिट्स रिसीट्स नहीं होते। तो एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसके बारे में मैंने अपने मनी एंड बैंकिंग के जो वीडियोस है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो डाला है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो पे जा सकते हैं, मनी बैंकिंग के सेक्शन में जाकर के आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द आईबीआरडी नोन पॉपुलरली एज द। आईबीआरडी पहले आईबीआरडी था, अब किस नाम से पॉपुलरली जाना जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और चौथा ऑप्शन है आईडीए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। जो आईबीआरडी है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये जो इंटरनेशनल बैंक बनाया गया था रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए, जो पहले आईबीआरडी के नाम से था, जो चल नहीं पाया, उसकी बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की गई, साथ ही साथ उसका नाम भी चेंज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सेम था, आईबीआरडी था, जिसका काम मिलता जुलता था, तो नाम चेंज करके उसका नाम कर दिया गया वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक पहले आईबीआरडी के नाम से जाना जाता था और आईबीआरडी आज पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है कि LIBOR, लाइबोर मींस, लाइबोर का मतलब क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लंदन इंटरबैंक बिड रेट, दूसरा ऑप्शन लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, तीसरा ऑप्शन लंदन इंटरबैंक बैंकिंग रेट, चौथा ऑप्शन लंदन इंटरबैंकिंग ओरिजिनल रेट और पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक है, तो LIBOR का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 46 है और क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है कि लिबिट का मतलब क्या होता है, LIBID, लिबिट। लिबिट का फुल फॉर्म क्या है एक हिसाब से? वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लंदन इंटरबैंक बिड रेट, दूसरा ऑप्शन लंदन इंटरनेशनल बैंक रेट, तीसरा ऑप्शन लंदन इंटरबैंक बाउंड रेट, चौथा ऑप्शन लंदन इंटरबैंक बॉट रेट और पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लंदन इंटरबैंक बिड रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि कन्वर्टेबल करेंसी मींस, कन्वर्टेबल करेंसी का मतलब क्या होता है? ठीक है, कन्वर्टेबल करेंसी मींस वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अ करेंसी विच इज इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन कंट्रीज करेंसी टू अनदर कंट्रीज करेंसी, उसे कन्वर्टेबल करेंसी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है करेंसी विच कैन बी सोल्ड एट डोमेस्टिक मार्केट, वो करेंसी जिसे आप डोमेस्टिक मार्केट में मतलब अपने देश की ही मार्केट के अंदर इंटरनली आप बेच सकते हो। तीसरा ऑप्शन है एक कैन बी नेगोशिएबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेगोशिएबल का मतलब आपको मालूम है ना, ट्रांसफरेबल इन नेचर, जिसे आप बड़े आराम से ट्रांसफर कर सको एक आदमी से दूसरे आदमी को। चौथा है अ करेंसी विच कैन बी बॉट एंड सोल्ड, एक ऐसी करेंसी जिसे आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है करेंसी विच कैन बी डिपॉजिट्स इन फॉरेन बैंक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्वर्टेबल करेंसी मींस अ करेंसी विच इज इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन कंट्रीज करेंसी टू अनदर कंट्रीज करेंसी। ठीक है, कन्वर्टेबल करेंसी का मतलब होता है कि एक करेंसी को आप दूसरे देश की करेंसी के साथ, मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में आप कन्वर्ट करवा सकते हो, इज नोन एज कन्वर्टेबल करेंसी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अ टिपिकल MNC इज अ कंपनी विथ नेट सेल्स ऑफ डैश और मोर। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक टिपिकल मल्टीनेशनल कंपनी एक कंपनी है जिसका नेट सेल्स एक निर्धारित अमाउंट या उससे ज्यादा हो उसे हम MNC कहते हैं। ठीक है, वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है $100 करोड़, अगर उसका नेट सेल्स $100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वो एक MNC कहलाएगा, के कैटेगरी में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है $100 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है $1000 मिलियन, पांचवा ऑप्शन है 1000 करोड़ रुपीस और आखिरी ऑप्शन है $50 करोड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, $100 करोड़। According to economic concept, a typical MNC is a company with a net sales of $100 करोड़ or more. अगला क्वेश्चन 49, G7 is related with, G7 किससे रिलेटेड है? ठीक है, वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द ग्रुप ऑफ 7 लार्जेस्ट कंट्रीज, दूसरा ऑप्शन द ग्रुप ऑफ 7 लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, तीसरा ऑप्शन द ग्रुप ऑफ 7 पुअरेस्ट कंट्रीज, चौथा ऑप्शन द ग्रुप ऑफ 7 नॉन एशियन कंट्रीज और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द ग्रुप ऑफ 7 लार्जेस्ट कंट्रीज। G7 is related to the group of 7 largest countries. ताज्जुब की बात है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज 2nd लार्जेस्ट है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग G7 की कैटेगरी में नहीं आते। जबकि सवाल पूछ रहे हैं कि G7 कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती है, तो आंसर भी है कि G7 कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये इकोनॉमी के पर्पज से हो सकता है क्योंकि इंडिया टॉप 7 में नहीं आता। तो G7, लेकिन पूछ रहे हैं ना कि 7 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इकोनॉमी के हिसाब से तो पूछा नहीं इन्होंने। चलिए ठीक है, जो भी है, G7 इज रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ 7 लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और मैं आपको बता दूं, नीचे मैंने दे रखा है कौन कौन सी 7 लार्जेस्ट कंट्रीज है। पहला है कनाडा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है इटली, पांचवा है यूनाइटेड किंगडम, छठा है जापान और सातवां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 7 कंट्रीज हैं जो G7 में आती हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, USA। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द G7 मेंबर। इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो G7 का मेंबर नहीं है? वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कनाडा मेंबर है, फ्रांस मेंबर है, जर्मनी मेंबर है, इटली भी मेंबर है,
इंडिया मेंबर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, इंडिया। ठीक है, नीचे मैंने वापस फिर से बता दिया कि G7 के मेंबर्स कौन कौन से हैं। कनाडा है, जो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कनाडा है, फ्रांस है, बिल्कुल आप ऑप्शन में देख सकते हैं फ्रांस भी है, जर्मनी है, ऑप्शन में जर्मनी भी है, इटली है, ऑप्शन में इटली भी है। ठीक है, उसके बाद जापान, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आज नंबर 51, और क्वेश्चन नंबर 51 है कि वेयर इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? ठीक है, वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी, दूसरा ऑप्शन है मेक्सिको, तीसरा ऑप्शन है लंदन, चौथा ऑप्शन है हांगकांग और पांचवा ऑप्शन है न्यू दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉशिंगटन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड एट। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश, पांचवा ऑप्शन रंगून। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉशिंगटन डीसी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और जो वर्ल्ड बैंक है दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन है व्हेन अ कंट्री बिकम्स अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इट इज असाइंड। अगर कोई देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बन जाता है तो उसे क्या असाइन किया जाता है? वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ कोटा ऑफ सब्सक्रिप्शन, दूसरा ऑप्शन वोटिंग राइट्स या पावर, वोटिंग पावर, तीसरा ऑप्शन है ड्रॉइंग राइट्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगर कोई देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बन जाता है तो उसके पास अ कोटा ऑफ सब्सक्रिप्शन भी आ जाता है, उसके पास वोटिंग पावर भी आ जाता है, उसके पास ड्रॉइंग राइट्स जिसे एसडीआर कहते हैं ना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, वो भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, और क्वेश्चन है एसडीआर इज। एसडीआर क्या है? वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एन असेट, दूसरा ऑप्शन एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी, तीसरा ऑप्शन अ लायबिलिटी, चौथा ऑप्शन अ पेपर गोल्ड और पांचवा ऑप्शन बोथ बी एंड डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई, बोथ बी एंड डी। एसडीआर एक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी भी है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एसडीआर के बारे में मैं आपको बताऊं, एसडीआर में दुनिया में जितनी करेंसीज में ट्रेडिंग होती है उनकी टॉप 5 करेंसीज एसडीआर के बंडल में है, बंच में है। ठीक है, उन 5 करेंसीज को मिला करके एसडीआर बनता है और एसडीआर की वैल्यू हर रोज इंटरनेशनल लेवल पे फ्लक्चुएट करती है। दूसरी चीज यहां कही गई है कि अ पेपर गोल्ड, एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एसडीआर इज एन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी एज वेल एज अ पेपर गोल्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है द कोटास ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंट्री विल विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ। जो कोटास है जितने भी मेंबर कंट्रीज का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, वो किन टर्म्स में वैल्यू किया जाता है? वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन उसे एचडीआर बोलते हैं, मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं, उसे एडीआर बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जिसे कहा जाता है, इसे जीडीआर कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स कहा जाता है, इसे स्वैप्स कहा जाता है या इसे डॉलर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है the quotas of all the member countries with the international monetary fund are valued in the terms of option A, SDR। SDR मतलब special drawing rights। ठीक है, option A is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, और क्वेश्चन है IDA is established by। अब IDA क्या है? IDA is an international development association और ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1960 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन।
तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा ऑप्शन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा ऑप्शन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। आईडीए इज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, और क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईडीए इज। जो आईडीए है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1960 में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑन सॉफ्ट लोन बेसिस। जो लेस डेवलप्ड नेशंस हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना सॉफ्ट लोन बेसिस पे। दूसरा ऑप्शन है टू सेल एसडीआरस। तीसरा ऑप्शन है टू प्रमोट फंड। ये जो फंड है ना, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को फंड कंसिडर किया कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा आपको जानकारी होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जनरली या कॉमनली सिर्फ फंड नाम से बुलाया जाता है। तो यहां पे बोला जा रहा है ऑप्शन सी टू प्रमोट फंड, ऑप्शन डी टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना आईडीए का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का, वो ये होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज ऑन सॉफ्ट लोन बेसिस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ओनली टू इट्स। जो वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस सिर्फ अपने किनको देता है? वी हैव 5 ऑप्शंस। अपने किनको का मतलब अपने सिर्फ स्टाफ्स को देता है, दूसरा ऑप्शन अपने मैनेजिंग डायरेक्टर्स को देता है, तीसरा ऑप्शन अपने डायरेक्टर्स को देता है, चौथा ऑप्शन मेंबर कंट्रीज को देता है, और पांचवा ऑप्शन गवर्नर्स को देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेंबर कंट्रीज। जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो अपने जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो अपने मेंबर कंट्रीज को देता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं द आईएफसी फंक्शंस लाइक अ डैश इन्वेस्टमेंट फर्म। जो आईएफसी है ना, आईएफसी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके 184 मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में इसका भी है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन 1956 में हुआ था। आईएफसी का फॉर्मेशन 1956 में हुआ था। मेंबर नेशन 184 हैं, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, और आईएफसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन फंक्शंस लाइक अ डैश इन्वेस्टमेंट फर्म। किस तरीके के इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह ये फंक्शन करता है? ठीक है, वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह काम करता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह काम करता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह काम करता है, एजेंट इन्वेस्टमेंट फर्म की तरह काम करता है, या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्राइवेट। द आईएफसी फंक्शन लाइक अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन है MIGA मीन्स। मीगा का फुल फॉर्म बताइए आप। ठीक है, वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है हमारा मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है हमारा मल्टी इन्वेस्टमेंट गोल्ड अथॉरिटी, चौथा ऑप्शन है हमारा मून इन्वेस्टमेंट गैस एजेंसी, और पांचवा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी।